हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्रोजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजन ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एक्ट का पार्ट 2। होपफुली हमारी पूरी बेयर एक्ट आज खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है कन्वर्जन्स ऑफ एलएलपी। कैसे हम पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 31 तक पढ़ा दिया था, विच वॉज टॉकिंग अबाउट विजल ब्लोइंग सेक्शंस। आज हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। सो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रिपेयर योर कॉफी एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अपनी एलएलपी एक्ट अपने साथ में लेके पढ़िएगा। ओके, तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स किस चीज की बात करता है, ये हमने कंपनी एक्ट में भी पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट की अभी सारी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं करी है। तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। पहला होता है मेंटेनिंग प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स, मतलब वो जो एलएलपी है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा जो भी मैनर इन एलएलपी या फिर कंपनी एक्ट में दे रखा है। ठीक है, फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी solvency and 6 months from the end of each 5 years। तो फिर स्टेटमेंट अकाउंट, ये सॉल्वेंसी के जितने अभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल कितने करेंगे, 6 मंथ्स में करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विद द रजिस्टर्ड एवरी ईयर, ये जो होगा ये एवरी ईयर में होगा और विद इन 6 मंथ्स से इनको क्या कहते हैं फाइल करना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, एनुअल कंप्लायंसेस होगा, एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है, समरी ऑफ द बुक अकाउंट्स होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट्स है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में क्या बात की जाती है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि इसमें बात करी जाती है कि हाउ वी विल मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ वी विल प्रेजेंट आवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और कितने साल में ईच ईयर इट शुड बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर, ईच ईयर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ ईच 5 मतलब फाइनेंशियल ईयर के। ओके, 6 मंथ ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होता है 30, तो आप उससे पहले 6 महीने निकाल दीजिए। उससे पहले आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको सबमिट करना है टू द रजिस्ट्रार। ओके, नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 34। सेक्शन 34 हमारी बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है हम लोग मेंटेन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो सेक्शन 34 में बताता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे और ऑडिट कैसे करेंगे विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो एलएलपी जो है वो सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबको ही करनी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि सारे लोगों को सेक्शन 34 में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रिलेटेड टू द अफेयर्स ईच ईयर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस भी हो सकती है, एक्रूअल बेसिस भी हो सकती है। ठीक है, अब जो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और ये सारे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, तो इसमें हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही चल गया होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है। पीएनएल अकाउंट्स और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम अपने एक्सपेंडिचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस सारे मेंशन करते हैं। ठीक है, पर जिनको नहीं होता डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। बस इतना ही लॉ स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत है, बाकी तो आप आगे जानेंगे ही। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी मैंने आपको बताया ईच 6 मंथ्स ईच ऑफ एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमारी ये स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी बढ़ी जाएगी। सर स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी हमने पढ़ा था पिछली बार सेक्शन 7 में, तो डीपी जो है वो साइन करेगा। ठीक है, सच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ डीपी जो हमने पिछली बार जो वीडियो में पढ़ा था, हमने बताया था डीपी जो है वो सारे कंप्लायंसेस के इंश्योर करता है, जहाँ की पार्टनर जो है होता है वो हमारा बिजनेस कैरी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। ये जो स्टेटमेंट्स है वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रार एवरी ईयर फाइल करेगी। एलएलपी शैल बी ऑडिटेड एक्सेप्ट 40 लाख टर्नओवर और ओवर कैपिटल अगर 25 लाख होगी तो वो ऑडिट नहीं होगी। सारी एलएलपीज ऑडिट की जाएगी इन बस एक्सेप्ट कौन सी एक्सेप्शन दे रखी है 40 to 25 का। ठीक है, आपको मैंने स्मॉल कंपनीज और उसका भी रेशियो बताया था 40 to 40 और 40 to 25। प्लीज आप जाके वो पुरानी वीडियो चेक करिए ताकि आपके एमसीक्यू सही हो। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शंस है, क्या कहते हैं क्या ये क्या कहते हैं कि एलएलपी जो है वो ऑडिट नहीं हो सकती। वो 40 लाख का अगर टर्नओवर है तो फिर क्या कहते हैं उसको एक्सेप्शन दिया होगा अगर उनका है उससे कम, या फिर 25 लाख का। ठीक है, पेनल्टी कितनी है नॉन फाइलिंग 100 डे पर डे अगर हुए हैं तो 1 लाख की होगी। और डीपी पे कितनी पड़ेगी, ऑफिशियल्स पे अलग पड़ती है, आपको पता है कंपनी लॉज और इन सब में ऑफिशियल्स पे अलग पड़ती है और पनिशमेंट अलग दे रखी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 1 लाख। डीपी पे 100 पर डे लग रहा है तो फिर क्या कहते हैं इसमें 50,000 वो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम डीपी पे 50,000, कंपनी पे 1 लाख। ओके, moving on to next section, section 5, subsection 5,
when LLP is not filed, prepared and audited not less than 25,000 और में भी extended of 5 lakh, ठीक है. डीपी पे 10,000 और मे बी एक्सटेंड टू 1 लाख. अगर एलएलपी प्रिपेयर ही नहीं हुई है, पहले तो इसमें फाइलिंग में सबसेक्शन 4 में फाइलिंग में गलती हुई है, ऑडिटिंग में गलती हुई है, ठीक है. अगर उसमें क्या कहते हैं उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया फाइल्स, तो उसमें उनको 25,000 मिनिमम लगेगा, 5 लाख ज्यादा से ज्यादा लगेगा, 10,000 मिनिमम लगेगा, 1 लाख ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन हमारा बात करते हैं सेक्शन 35 एनुअल रिटर्न. आपने एनुअल स्टेटमेंट्स देख लिया. हमें एनुअल स्टेटमेंट कितने दिनों में फाइल करनी है? 6 months ऑफ ईच ऑफ एवरी ईयर एंड. याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है. कौन साइन करेगा? डीपी साइन करेगा. डीपी कहाँ अपॉइंट होते हैं? सेक्शन 7 में. एक बार आप चेक कर लीजिएगा सेक्शन सारे, ठीक है. पेनल्टी कितनी दे रखी है? 1 लाख की. 1 लाख की है ना, 50,000 की डीपी पे, 1 लाख की यहाँ पर. इसमें क्या कहते हैं, अगर प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो ज्यादा दे रखी है. एनुअल रिटर्न, हर एलएलपी अपना कंपनी की तरह ही है, तो कंपनी की तरह अपना एनुअल रिटर्न भी फाइल करेगी रजिस्ट्रार को, ठीक है. 60 days ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, मतलब प्रोफेशनल सिग्नेचर होना चाहिए. इसमें भी सीएस ऑडिटिंग मतलब उनका होना चाहिए, ठीक है. अब ये एनुअल रिटर्न का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है. मैंने आपको इसमें बताया था, शुरू में बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ठीक है. अब अगर आपका एलएलपी जो है वो क्लोजेस हो रही है 31 मार्च, तो आपका एनुअल रिटर्न जो होगा वो 30 में हो जाएगा. मतलब क्या कहते हैं, अगर आपका 31 मार्च क्लोज हो रहा है और 30 में है तो ठीक है, 31 मार्च को हो जाएगा. पर अगर आपका मई के बाद हो रहा है कोई भी क्लोज, तो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एनुअल रिटर्न फाइल होगा. उसी ईयर नहीं हो, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होगा. समझ रहे हो ना आप? मई के बाद जितनी भी डेट में अगर आपकी एलएलपी एस्टेब्लिश हुई है तो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जाएगा. पेनल्टी ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है, हमें बस उधर जरूरी थी. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने देख लिया 1 लाख और क्या कहते हैं 50,000, 5 लाख एंड 1 लाख, ठीक है. सेक्शन 36 हमारा बात करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, एनीवन कैन इंस्पेक्ट. अब ये एलएलपी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई और भी इंस्पेक्ट कर सकता है. फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स, अगर कोई नोइंगली फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको भी यहाँ पर पेनल्टी दी जाएगी, वो 1 लाख रुपीज और इम्प्रेसमेंट 2 ईयर. अब इम्पोर्टेंट आ जाता है थोड़ा सा, ये कंपाउंडिंग ऑफेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. सेक्शन 38 तो आपको पता ही होगा, पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. रजिस्ट्रार पावर वो कर सकता है, कोई भी एलएलपी का डॉक्यूमेंट को समन भी कर सकता है, ठीक है. इसके पास ये वाली पावर है समन की. अब ये मत पूछना समन क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा. सेक्शन 39 की बात करता है, क्या बात करता है सेक्शन 39 कंपाउंडिंग ऑफेंस. आपने बीएनएसएस में भी कंपाउंडिंग ऑफेंस पढ़ा हुआ है, जो हमारा पहले सीआरपीसी में सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में हमारा कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है. पर यहाँ पर कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या हमारा होगा, अगर क्या कहते हैं ऊपर जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा, या फिर ये सारे जो फॉल्स स्टेटमेंट्स फाइल कर रहा है, तो उसमें है. तो इसमें बोला है रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर सेटलमेंट कर सकता है. क्या किस एक्ट को सेटलमेंट कर सकता है? अगर कोई भी एक्ट जो पनिशेबल सिर्फ फाइन हो. अब यहाँ पर जो फ्रॉड स्टेटमेंट दे रहा है, ये फाइन सिर्फ पनिशेबल विद फाइन नहीं है, यहाँ पर 2 years की इम्प्रिजमेंट भी दे रखी है. तो ये हमारा कंपाउंडेबल इंटरेस्ट में, कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं आएगा. सेक्शन 31 37 हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं आएगा, ठीक है. अगर जहां भी कोई भी ऑफेंस जहां पर फाइन है, तो वहां पर ये हम लोग कंपाउंडेबल कर सकते हैं, विच वॉज गिवन अंडर सेक्शन 39. इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन बहुत पूछता है आईबीपीएस, ठीक है. इफ द पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अबव ऑर्डर एंड वांट्स टू मूव इन द कोर्ट, देन ही विल बी पनिशेबल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा पहले तो वो पनिश होगा, पर हाँ ऐसा बात नहीं है कि कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगी, फिर बाद में वो दर्ज करी जाएगी. 1% कंपाउंडिंग टू अदर पर्सन विद इन, हाँ सॉरी, अगर पार्टनर जो है जैसे सेटिस्फाइड नहीं है और उसके क्या कहते हैं कोर्ट में चला गया, तो ये नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है. पनिशेबल होगा इस चीज की, कोर्ट फिर बाद में उनकी बात सुनेगी. 1% कंपाउंडिंग टू अदर पर्सन विद इन 3 years ऑफ द सेम ऑफेंस इज कमिटेड. बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विद इन 3 years ऑफ क्या कहते हैं कंपाउंडेशन कब हो सकता है कि 3 years में हो सकता है, ठीक है. शैल नॉट बी कंपाउंडेड आफ्टर 3 years ऑफ फर्स्ट ऑफेंस. यहाँ पर एक बात ध्यान देनी चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑफेंस की बात कर रखी है. Application is made to registrar, which is forward to director of registrar. Intimation of compounding offence 7 days. ये तो इतना होनी है, 3 years के अंदर आपको कंपाउंडिंग करना है सेक्शन 39 में.
एक बार फिर दोबारा से हम लोग छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं। सेक्शन 36 हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बारे में बात करता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग 6 मंथ्स ऑफ ईच एंड एवरी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम लोग उसको फाइल करेंगे। कैश बेसिस पे हो सकता है, एक्रूअल बेसिस पे हो सकता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पेनल्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, 1 लाख, 5 लाख, 1,50,000। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए क्या कहते हैं प्रिपेयर ही नहीं हुए हैं स्टेटमेंट तो 5 लाख और 1 लाख। एनुअल रिटर्न कब फाइल करेगा? 60 डेज में फाइल करेगा और उसको ऑथेंटिकेट होने चाहिए। एनुअल रिटर्न आपको बता दी टाइमलाइन, अगर न्यू एलएलपी मई से पहले अगर हुई है क्या कहते हैं मई से पहले रजिस्टर हुई है तो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च में इसका एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अगर मई के बाद इनकॉर्पोरेटेड हुआ है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर 22 है तो इसका जो होगा वो 2024 में, जो क्या कहते हैं मई, अगर 2022 में जून 2022 में अगर कोई एलएलपी फाइल हुई है, मतलब रजिस्टर्ड हुई है, तो उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा 31 मार्च 2024, ना कि 2023, ठीक है। पेनल्टी भी आपको बता दी, ज्यादा जरूरी नहीं है, कोई भी इंस्पेक्शन के लिए बुला सकता है। सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है। कौन से ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है? सिर्फ वो ऑफेंस जिसमें फाइन ना हो, जैसे कि अगर सेक्शन 37 में देखें फॉल्स स्टेटमेंट में ऑफेंस जो दे रखा है वो हमारा 2 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर कंपाउंडेबल नहीं होगा। और दूसरी बात है इसमें क्या कहते हैं 3 ईयर्स के अंदर अंदर अगर फर्स्ट ऑफेंस कमिट हो रखा है तो वहां पर वो कंपाउंड हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। इनिशिएशन कब हो जाता है? 7 डेज में हो जाता है। Move on to last segment of our LLP Act, which was compromise, arrangement and reconstruction of liability. इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, ठीक है। कि क्या कहते हैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे अरेंजमेंट, और अगर कोई भी जो पार्टनरशिप है कोई आ रहा है या जा रहा है तो उसमें कैसे उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगा ऊपर पूरे फॉर्म का। हाँ, तो अब ये जो अरेंजमेंट होगी कि कौन आएगा कौन जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा। सेक्शन 60 में दे रखा है कि कौन डिसाइड करता है, एलएलपी उसके क्रेडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं या एलएलपी और उसके पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं। क्या? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी इज प्रपोज्ड बाय द एलएलपी एंड क्रेडिटर्स एंड एलएलपी एंड पार्टनर्स। अब उनको कोई कॉम्प्रोमाइज करना है या कोई अरेंजमेंट दूसरा करना है तो ये क्या करेंगे, जो पार्टनर्स और हमारे क्रेडिटर्स होंगे या फिर हमारे पार्टनर्स और क्या कहते हैं एलएलपी और उसके पार्टनर होंगे, वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल पे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, पार्टनर तो करेगा ही, ठीक है, एलएलपी का। फिर उसके बाद क्रेडिटर भी कर सकता है और लिक्विडेटर भी कर सकता है जो पूरी एलएलपी को डिसॉल्व कर रहा है। मीटिंग जो होगी वो क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब बाय एक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल। मीटिंग जो बुलाई जाएगी वो अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल बुलाई जाएगी। ये सेक्शन 60 नंबर कभी कभी पूछ लेता आपको कि कौन इनिशिएट करेगा और कौन क्या करेगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल विल गिव एन सोल्यूशन एंड इन 3/4 वैल्यू ऑफ पार्टनर एग्री। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गई, सॉरी। तो सेक्शन 60 में क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है, तो इसमें क्या होगा, क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर्स, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी ये जाएंगे हमारे रजिस्ट्रार के पास और एक ट्रिब्यूनल के पास और एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होगा ये बताएंगे अपना अपना ये डिस्प्यूट है। ट्रिब्यूनल जो होगी वो उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अगर वो ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रही है, अगर उनको उनके जो पार्टनर्स है उनको लगता है 3/4 जो पार्टनर्स है उनको लगता है कि हाँ कि सही है ट्रिब्यूनल ने जो कर रखा है, तो हाँ ऑर्डर एप्लीकेबल होगा सब पे और कॉन्ट्रीब्यूटर्स अनपेड भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर ही नहीं पास करेगी इनके मामले में, उसको समझ नहीं आ रहा है, एलएलपी एंड पार्टनर एप्लीकेशन होम एप्लीकेशन फाइल डिस्क्लोज एनी प्रोसीडिंग, मतलब वो कह देंगे कि ठीक है प्रोसीडिंग बंद कर दो। ऑर्डर जो भी फाइल होगा ट्रिब्यूनल के थ्रू वो रजिस्ट्रार को, वो सारे क्या कहते हैं रजिस्ट्रार को दी जाएगी 30 डेज के अंदर एज ऑर्डर मेड। और अगर उस ऑर्डर का कंट्रवेंशन होता है तो 10,000 उसमें डिफॉल्ट का वो लग रहा है और 1,000 ऑफ एलएलपी, 50,000 ऑफ डीपी का लग रहा है, 1 लाख ऑफ एलएलपी, 50,000 ऑफ डीपी। ओके, ट्रिब्यूनल ऑल्सो अप्लाई स्टे प्रोविजन भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेक्शन 61 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू enforce compromise and arrangement. Tribunal has power to supervise the order. अब ये पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 61 में दे रखी है कि ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर सुपरवाइज करने की पावर है, वो कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकती है अरेंजमेंट में, अगर सुलह नहीं हो रही तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकती है, ठीक है।
फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगेशन, सेक्शन 62 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमलगेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी कैसे होगी। सेक्शन 61 में आपको बताया मैंने कि अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज होना अरेंजमेंट हो रहा है तो कौन कौन जाएगा, क्रेडिटर्स जाएगा, लिक्विडेटर्स जाएगा, और क्या कहते हैं उसके पार्टनर्स जाएंगे। ठीक है, वो लोग जाएंगे किसके पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन। अब वो एप्लीकेशन गई और उनमें क्या कहते हैं उनके में क्या कहते हैं जो ट्रिब्यूनल ने 3/4 कोई डिसीजन दिया कि आप इसका ना एमलगेशन कर दो या फिर एमलगेशन कर दो दूसरे एंटिटी के साथ। ठीक है, अब 3/4 मेंबर जो है वो इस रिकंस्ट्रक्शन या एमलगेशन के लिए मान ली गए। तो अब ये एमलगेशन लागू कैसे होगा, तो ये हमारा सेक्शन 62 में दे रखा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी एंड एमलगेशन ऑफ एनी टू एलएलपी कैसे बनाई जाएगी, तो इसमें क्या होगा, पहले होगा अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी। कैसे कैसे प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी उसमें बटेगी, जो कि ट्रांसफरर होगा, जो ट्रांसफरी के पास जाना होगा। ट्रांसफरर आपको पता है क्या होता है और ट्रांसफरी क्या होता है, कि जिसके पास जो जा रहा होता है वो ट्रांसफरी होता है, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा होता है, होल और एनी पार्ट। ठीक है, अब अंडरटेकिंग कैसे होगी, ऑर्डर ऑफ एमलगेशन आया, ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी एलएलपी होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग लाइबिलिटी और एनी ट्रांसफर लाइबिलिटी और एनी ट्रांसफरर, मतलब सारी लाइबिलिटीज जो होगी ट्रांसफरर की वो ट्रांसफरी के पास चली जाएगी, जितनी भी लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी फॉर्म होगी। द कंटिन्यूएशन ऑफ और एनी अगेंस्ट ट्रांसफरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगी तो वो भी लाइबिलिटी चली जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये माना जाता है डिसोल्यूशन माना जाता है फर्म का विदाउट वाइंडिंग अप, पर लाइबिलिटी उसकी कंटिन्यू रहेगी, ऐसी बात नहीं है। और जो भी क्या कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स होगी वो भी कंटिन्यू रहेगी, जो एमलगेट कर रहा होगा एलएलपी को। ठीक है, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप हो गया। प्रोविजन ऑफ डिसेंट मेंबर्स फॉर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो भी हमारे जो ये डिसेंट मेंबर्स मतलब हमारे रूठे फूफा होंगे, जो भी हमारे रूठे फूफा होंगे उनके लिए हम लोग बोलेंगे भाई आपके लिए बहुत ही एक शानदार अरेंजमेंट कर रखा है, ये एक उनके लिए अलग से अरेंजमेंट होगा। जो हमारे रूठे फूफा होंगे जो 3/4 में मान नहीं गए होंगे तो उनके लिए अरेंजमेंट होगा, क्योंकि 100% इसमें कंसेंट नहीं बोली है, इसमें बोला है कुछ लोग डिसेंट करेंगे। ठीक है, और इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल सप्लीमेंट मैटर्स। प्रोवाइजर क्या बोलता है, रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार दैट अफेयर्स इज दैट इज प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सच रिपोर्ट फर्निश्ड बाय लिक्विडेटर। वो दिखाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और ये रिपोर्ट दी जाएगी लिक्विडेटर को। सेम रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर सारी रजिस्ट्रार को वो करेगी। ऑल प्रॉपर्टीज टू द ट्रांसफरी फ्रीड फ्रॉम द चार्ज, जो भी ट्रांसफरी को प्रॉपर्टीज मिलेगी वो चार्ज से फ्री होगी। अब जो ये एमलगेशन है वो एलएलपी के साथ हो गया, एलएलपी नॉट कंपनी के साथ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा 60 और 62 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की बात करते हैं। इसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन कौन मांगता है और क्या कहते हैं ऑर्डर का, अगर क्या कहते हैं इंटीमेशन कितने का आता है, टाइमलाइन तो आपको पता ही है, आईडीपीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 62 में वो पूछ सकता है कि लाइबिलिटी कहाँ जाएगी प्रीवियस उसकी, या फिर अगर लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही होगी तो कहाँ जाएगी, तो ये सारी बातें पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया सेक्शन 39 हमारा कॉम्प्रोमाइज जिसमें वो नहीं होता वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा होता है एलएलपी खत्म। हमने अभी तक एलएलपी एक्ट ही पढ़ा है, अभी हमें कितने और काफी एक्ट कंप्लीट करने हैं। तो होपफुली हम लोग रोज रोज वीडियो बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या कहते हैं कैसे हमारे कन्वर्जन होता है, क्या कहते हैं एलएलपी से लीगल फॉर्म से लीगल पार्टनरशिप से एलएलपी में या कंपनी से एलएलपी में। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय।